हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की बुक और आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे क्लास 8th की एक और नई बुक, उसका फर्स्ट चैप्टर जो कि है हमारे अतीत थर्ड से, जिसका पहला चैप्टर आज हम शुरू करेंगे, जिसका नाम है कैसे, कब और कहाँ। तारीखें कितनी, ये हो गई एक तरीके से हिस्ट्री की बुक। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, उन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहस चलती थी। आम समझ में के हिसाब से इतिहास की तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि इतिहास को बहुत उबारू है भाई, उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटने चले जाओ। क्या इतिहास में के बारे में यह धारणा सही है? इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह की थी और उससे बदलाव उससे क्या बदलाव आए हैं। जैसे कि हम अतीत में और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में यह हम अपने आसपास में पर हमेशा रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वो हमेशा से ऐसा ही रहा हो। लेकिन अब हम सब के सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं कि जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप यह बात का हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफी पीने का चलन शुरू कब हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्राएं किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते पर आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय लोगों को चीजों की जानकारी कैसे मिलती थी। ये एक चित्र दिया हुआ है, जिसमें चित्र कुछ इस प्रकार है और इसका विवरण है कि ब्राह्मण ब्रिटेनिया और शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले दशक का आवरण चित्र 1782। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थन रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करने का बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उससे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आग्रह कर रहे हैं। एक बार फिर से ये चित्र हम देख लेते हैं। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने को प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीने के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाएं के लिए कोई तारीख तय नहीं करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती हैं। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीने शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई विशिष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह एक ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ था या अर्थव्यवस्था या समाज के किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीजें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में
हम सिर्फ एक अवधि की बात कर सकते हैं, लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू होंगे। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़ते हुए क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी-बड़ी घटनाओं के ब्यौरों के लिए इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा-रानियों और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार ये लिखने थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उनका विवाह हुआ, किस साल उनके घर में बच्चा पैदा हुआ और कौन से साल उन उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, कब मरा और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरीके की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों से तिथियों का महत्व बना रहता है। जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा कि अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। ये चित्र दिया हुआ है और उसके इसमें ये घोड़े पे सवार एक अंग्रेज दिखाया गया है जिसमें है विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय होती है। पुराने विज्ञापनों में हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचियां चलन में आई। 1922 के में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर में शाही लोगों की यही चाय पीते हैं। इस तस्वीर के पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार ऑर्थन घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार ऑर्थन को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी भी दी गई थी। तो ये है वो चित्र, लिप्टन टी का एक एडवर्टाइजमेंट। कौन सी तारीख है? कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम यह हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। इस पर उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनके हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। यह इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के शासन में शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग, वेनेजली, बेंटिक, डलहौजी और डलहौजी कैनिंग, लॉरेंस, लिप्टन, रिपिन, कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरल और वाइसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला भी छाया हुआ रहता है। इतिहास की इन किताबों में सारे तारीखों का महत्व इन इतिहास अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता है। यह ऐसा था मानो इन लोगों के जीवन के बारे में कोई ऐसी चीज नहीं थी जिन्हें जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का भारत के इतिहास ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों में एक विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इन इतिहास के चौखटे हम भारतीय समाज में विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय को कुछ सामंजस्य रहे। उसका मकसद कहानी को इस तरीके सामने लाना है कि लोग उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो इन कहानियों में पेश करने में मददगार होती हैं। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द
चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधि कोई मायने नहीं रखती है, इसके लिए वहाँ कोई जगह नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेगी, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएगी। ये चित्र दिया हुआ है जिसमें है वॉरेन हेस्टिंग 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियों की उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों ने उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था। हम अवधियां कैसे तय करें? 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दर्शक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का एक इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इस 3 काल खंडों में बांटा था। काल खंडों के इस निर्धारण में ज्यादातर लोगों के नाम के ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने में इन तरीकों में कोई समस्या दिखाई देती है? इतिहास को अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी एक वजह यह है कि हम एक दौर की खासियतों, उनके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनसे सहारे हम समय को बांटते हैं। यह शब्द अतीत के बारे में विचार को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि के से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। मिल्स को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों और केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संसाधनों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। इतिहास की इन धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जाना चाहिए? क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू अथवा मुसलमान के दौर कहा जा सकता है? क्या इस सारे दौर में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं था। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत के सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटते देखते हैं। इस विभाजन की अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। इसके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी। यहाँ हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं जैसे कि आप इस किताब को देखेंगे। अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, न ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। औपनिवेशिक क्या होता है? इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। क्या आप देखेंगे
आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था पर समाज का नियंत्रण स्थापित किया। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया और अपनी ज़रूरत की चीज़ों की को सस्ती कीमत पर खरीदा। निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई और उसी सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए। आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश सत्ता के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद रीति रिवाज और तौर तरीके में क्या बदलाव आए। अब जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आए तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। लेकिन जल्दी ही आप ये समझेंगे कि सारे वर्ग और समूह इस बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों का पर केंद्रित नाम दिया गया है। हम किस तरह जानते हैं। भारतीय इतिहासकार के पिछले 150-250 साल तक का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच और साफ सफाई लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीजों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी प्रशासकीय संस्थाओं में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार, अर्काइन और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखाओं के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों को सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जाती थी। यहाँ दिया हुआ है, गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट दी गई है। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय सैनिकों, नौसेना के जहाजों को सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को रिपोर्ट मिल रही थी कि उनके कुछ नमूने इस प्रकार है। बम्बई, इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाजों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज अब भी बंदरगाह से बाहर ही हैं। कराची, 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ अन्य संदेशप्रद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए और सारे दफ्तर सैनिक निगरानियों में है। विशाखापट्टनम से है। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई है। जहाजों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है, सिवाय इसके कि संभव है कि कुछ सिपाही काम पर न आए। यह है डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, हेडक्वार्टर, इंडिया कमांड, सिचुएशन रिपोर्ट 075 संख्या, देश गृह राजनीतिक भारत सरकार। ये नीचे चित्र दिया हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया था। यह नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों की ही वायसराय के निवास के नजदीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि
अंग्रेजों की सोच में यह संस्थानों का कितना भारी महत्व था। उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी का या सुलेखनवीसी ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीजें लिखते थे। 19वीं सदी में मध्यम तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाई के दस्तावेज की अलग अलग कई प्रतियां बनाई जाने लगी। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उनको सही ढंग से जानना जरूरी है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांवों के राजनीतिक सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, यहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासकारों व फसलों पर का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इस सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर में हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत में सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्री सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए गए। ये है शरीफ का पौधा। 1770 का दशक। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वनस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उनमें संबंधित जानकारी इकट्ठा की गई थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों ने बनवाए जाते थे। जब अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और उनके उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता है। रिकॉर्ड से इस विशाल भंडार में हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। फिर भी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड है। इनमें हमें यही पता चलता है कि सरकार अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीजों में थी और बाद में वे किन चीजों में बचा ये रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड्स में हमें वे समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाई की क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कई और देखना होगा। जब हम ऐसा दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियां, तीर्थ यात्रियों के स्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचार को फैलाने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा, लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों के रचे और जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनमें से यह पता नहीं लगा कि सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरीके के अनुभवों से गुजरते थे। अब हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में जान सकते हैं कि जैसे जैसे आप इस किताब के आगे बढ़ेंगे आपको यह बात समझ में आने लगेगी। इसी के साथ ही चैप्टर होता है खत्म। बीच में हमने कुछ चित्र देखे थे, उनके बारे में हम देखते हैं। तो ये है एक चित्र जिसमें है बंगाल के मानचित्र और सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है और जेम्स प्रिंसेस
द्वारा बनाई गई ये तस्वीर है जो है 1832 की। ध्यान देंगे से देखें कि सर्वेक्षण के इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरणों को चित्र में अब अगले हिस्से में दिखाया गया है और चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप व खासे तौर पर जोर देना चाहता है। फिर ये एक और चित्र है 1857 के विद्रोह का और तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए। इसमें से हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857 में विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नजर में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ और कुछ नहीं, ये भी पढ़ते हैं। ये है स्रोत, इंसानों के खाने के लायक नहीं है। अखबारों से देश में विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है। यहाँ 1946 में हुए पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। दिल्ली में 2000 से ज्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइसेंस बावर्ची खाने के से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे ये खबर दूसरे पुलिस थानों पर पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। इस एक हड़ताली का कहना था कि लाइन पुलिस लाइन्स की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते। ये है हिंदुस्तान टाइम्स 22 मार्च 1946 की एक खबर। इसी के साथ ये चैप्टर होता है खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसी बुक का नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।